का मौका है कि 18 हम लोग एक बंगला के अजीम नावेलनिगार और शायर के ताल्लुक से मुतारकरात का जो इनेकाद किया जा रहा है उसमें हम तमाम लोग मौजूद हैं। अभी आपके सामने बहुत सारी बातें आएंगी और मकाला निगार शरद चंद्रजी की नावेल निगारी के ताल्लुक से और उनकी अदबी खिदमत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें पेश करेंगी। ये महफिल अदारा मुशर्रफ की तरफ से इस तरह की और भी महफिलें मुनक़िद की जाती रही हैं। इससे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग जो हम अदब तकलीफ करते हैं उर्दू वाले, तो उससे उर्दू वाले उर्दू के शायर सिर्फ उर्दू पर नजर नहीं रखें, उनके बिरादरान वतन वो जिस रियासत में रहते हैं उस रियासत के शोरा उदबा भी जो तकलीफ कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ दीगर ज़बानों में किस तरह का अदब तकलीफ हो रहा है। इससे एक बात का फायदा ये होता है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ज़बानें राइज हैं। अगर हम दीगर ज़बानों के अदब पर भी नज़र रखेंगे तो हमारी एक तरह से अदबी यकजहती पैदा होगी इससे और एक दूसरे को समझने में बड़ी मदद मिलेगी। हम ये सिर्फ उर्दू वाले ही नहीं बल्कि बंगला वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं कि उर्दू अदब पर उनकी भी नजर रहती है। आज से कई साल पहले मुझे दावत दी गई थी, मैं एक महफिल में गया था। ऐसी महफिल थी जहां बंगला के शोरा मौजूद थे और चंद हिंदी के थे, उर्दू का मैं सिर्फ अकेला शायर था। तो नकीब ने वहां ऐलान किया कि आज जितने शोरा वहां मौजूद हैं ये सब अपनी कविता नहीं पढ़ेंगे, सब उर्दू शायरों की कविता पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा पेश करेंगे। तो देखिए ये कितने मुनफरिद, ये अपनी नौयत का मुनफरिद था। हमारे यहाँ अगर उर्दू शायरों से कहा जाए कि आप सब लोग यहाँ मुशायरे सुनाएं और अपनी अदब नहीं सुनाएं, बंगला नहीं सुनाएं, तो मेरे घर में आधे शायद नहीं आएंगे। लेकिन वो लोग वहाँ सब मौजूद थे और तो इससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर से बंगला और उर्दू, बंगला जबान भी अदब से मालामाल है। बंगला जबान के अंदर में जो उर्दू में फारसी से जो अल्फाज दर आए हैं वो 3500 अल्फाज मुश्तमल है बंगला जबान में। बहुत से बंगालियों को भी इसका अंदाजा नहीं है। बल्कि आप देखिए बंगला जो चल रहा साल बंगला साल जो चल रहा है ये भी इसको भी उसी हिजरी से रखा गया है। देखिए हिजरी वही है, उसमें सिर्फ तब्दीली हो गई साल में। तो उस जमाने में वो हमारे जो मुगल सल्तनत के जो बादशाह थे उन्होंने कहा कि फसली तारीख तय कीजिए कि जो फसल से उसका ताल्लुक है, इसीलिए कुछ साल का फर्क हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ अपने अदीबों और अपने शायरों पर अगर नजर रखेंगे तो हम एक हल्के में महदूद होकर रह जाएंगे। लेकिन अगर हमारी नजर हमारे जो मज़ाफ़ात में, हमारे शहर में, हमारे सूबे में जो शोरा हुआ है उनकी तख्लीक़ात, उनके नज़रियात और उनके एहसासात जो उन्होंने अपने नावल में, अपनी शायरी में पेश किए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे शऊर में भी इजाफा होगा। और बतौर खास सामईन जो हैं वो लोग तो उनसे मुतारिफ होंगे, लेकिन हमारे शोरा उदबा को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा, इस्तेफादा करने का शर्फ हासिल होगा। इदारे महफिल मुशर्रफ की जो तकरीब है जो प्रोग्राम है उसमें एक चीज़ को खुशी हुई है कि आप लोग जो भाईचारगी है उसको फरोग दे रहे हैं। हिंदी पढ़ी कि उर्दू पढ़ी, हिंदी क्या नाम है, उर्दू की बहन है, उर्दू हिंदी की बहन है, ये तफक्का में नहीं जाकर हम लोग ये कहते हैं कि सब जुबान हमारी है, हम सब जुबान के हैं, यही होना चाहिए। और यहाँ पर शायर साहब हैं हमारे, अकील अहमद वकील साहब हैं, वो IPS को शायरी सिखाते हैं। मुझे
मुझे बहुत से आर्टिस्ट ने कहा कि अकील अहमद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको काम में लगाइए। मैंने कहा वो खुद बोलते हैं ना, जो पानी अपना रास्ता अपने बना लेता है, तो अपने आप को अपना रास्ता बना देंगे इंशाअल्लाह। एक चीज की खुशी है, मैं पहले मेरे दोस्त जो IPS ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा था एक बात कि देखो रविंद्रनाथ का जो पूरा क्या नाम है कविता है या जो उसकी लिखा जो है संस्कृति है, उसको सब मैं बंगले से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत से लोग बांग्ला नहीं जानते, तो रविंद्रनाथ की अहमियत को आप नहीं समझ सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि इकबाल उनसे बड़ा शायर था, रविंद्रनाथ कम थे। कोई कहते हैं रविंद्रनाथ बहुत बड़ा शायर था, इकबाल उसके बाद आते हैं। तो ये झगड़े में नहीं जाकर ये जरूर कहेंगे कि रविंद्र संगीत को आप सुनते ही हैं, नजरुल गीति भी सुनते हैं। तो बंगाल में रहिएगा तो बंगला पढ़ना और पढ़ाई में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है। बाकी आप आज यहाँ पर शरद चंद्र चटर्जी के मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे थे, से बड़े अच्छे लिख के लेके आए थे, बयान कर रहे थे। तो आज जिस तरह शरद चंद्र चटर्जी को जानना है, इसी तरह आपको इकबाल को भी जानना है, इसी तरह आपको आबिद को भी जानना है, इसी तरह मौलाना हादी को भी जानना है। आप कैसे जानिएगा? हम लोगों को लोग पहचानते हैं अक़लियतों को कि आप लोग वो तबके हैं जो जज्बाती हैं और जाहिल हैं। आपका जो जगह है जेल में, और इस माशरे में आप फिट नहीं हुए। यही एक बड़ा धब्बा लगा हुआ है। लेकिन आज खैर आस्ते से पढ़ाई लिखाई में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो कम से कम आहिस्ते आहिस्ते ये धब्बा भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन अभी भी ज़रूरत जो है यही है कि शरद चंद्र चटर्जी की जो तकलीफ है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर आपको उसको पढ़ना होगा, और आपको अपने जो लोगों की तकलीफ है, जो आपकी जो लोगों की शायरी है या जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो नावल लिखते हैं, उनकी तकलीफ को अपने बड़े भाइयों को पहुंचा देंगे तो आपको समझने में तकलीफ नहीं। अभी खाली आप कहिए कि हम अक़लियत से हैं, तो अभी आपको ये कहा जाएगा कि देखो बांग्लादेश की लोग, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देखो यही तुम्हारा कल्चर है। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा सुर्खी महसूस होती है, लेकिन सब तो ऐसे नहीं है। मैं उस दिन एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक MP ने बड़ी अच्छी बातें कही। उनने कहा कि मुसलमान लोग आज मुसलमानों के खिलाफ जो जिहाद चल रहा है, जिहाद खत्म करने का, नस्वानी और क्या नाम है यहूदी जो कोशिश कर रहे हैं सारी दुनिया में नफरत फैला रहे हैं। लेकिन मुसलमानों का पास हिस्ट्री अगर आप उठा के देखिए तो मुसलमानों ने दुनिया को आज अलजेब्रा भी दिया है, मैथमेटिक्स भी दिया है, एस्ट्रोनॉमी भी दिया है, केमिस्ट्री भी दिया है। आप उसको फारामोश कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि अब जो आप जा रहे हैं स्पेस में, वो मुसलमानों ने बहुत पहले ईजाद किया था। मैं यही कहूँगा कि आज आप लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा है। गंगा जमुना तहजीब को एक साथ लेकर चलने की कोशिश अच्छी पहल है। अफजल खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ मैं, लेकिन इसको और तेज करना हो। तेज का मतलब ये हुआ जो हमारी शायरी है, जो हमारी तवारीख है, जो हमारी कल्चर है, उसको आपको बांग्ला में उसको लिखना होगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा। और हमारे जो शंकर गुरु हम
जो बड़े भाई हैं उन तक पहुंचाना होगा, यानी कि हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचाना होगा, और उनकी जो कल्चर है, उनकी जो खसूसियात है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके आप जा रहे हैं। आप अगर नहीं जानिएगा, आप नहीं भी अपने आप को पहचानिएगा या दूसरे को नहीं अपने आप को साबित कर सकिएगा, तो आप बस मानते कि मैं हमेशा है ना हमेशा रहेगी। यही मेरा सोच है। चलिए, शुरुआत तो अच्छी है, कीजिए और आगे बढ़ाइए। ये अदारा उर्दू, बांग्ला और हिंदी जबान और अदब की तरक्की और फरोग में जो किरदार अदा कर रहा है वो काबिल सताइश है। ये अदारा न सिर्फ अदब के फरोग के लिए कारकर्दगी कर रहा है, बल्कि कौमी और माशरती हम आहंगी का परवान चढ़ाने में भी पेश है और मुख्तलिफ समाजी खिदमात भी अंजाम दे रहा है। और ये सब मुमकिन हो पाया है मोहम्मद अफजल खान और उनकी टीम की अनथक मेहनत, लगन और जज्बे खिदमत की वजह से। ये मेरे लिए इजाज़ की बात है कि मैं इस इल्मी व अदबी तकरीब का हिस्सा हूँ जहाँ ज़बान और अदब के साथ कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी की बात हो रही है। आज की ये तकरीब हिंदुस्तान की सबसे मशहूर नावल निगार शरद चंद्र चटर्जी पर मुनक़िद है। उनकी तहरीरें और तसानीफ इंसानी जज्बात, समाजी हकीकतों और अखलाकी इक़दार की अक्कासी करते हैं, जहाँ ज़ात-पात, जिन्स और गुर्बत जैसे मसाइल पर लिखी गई है। शरद चंद्र मसावात, इंसाफ और हमदर्दी पर यकीन रखते थे, जो कि कौमी यकजहती हम आहंगी का पैगाम देते हैं। मुझे यकीन है कि ऐसे मजाक़े और अदबी महफिल न सिर्फ हमें अपनी ज़बान और अदब की विरासत से गुसनाश कराते हैं, बल्कि नई नस्ल को भी इससे जुड़ने का मौका फराहम करते हैं। शरद चंद्र चटर्जी की लिखी हुई एक नावल पौधे दावी से लिया गया ये लाइन काफ़ी मौजूद है। देश के बाँचाते होते आगे बाँचाते हुए मानुष के। अगर मुल्क को बचाना चाहते हैं तो पहले इंसान को बचाना होगा, और ये तभी मुमकिन है जब हम इंसान को इल्म की जेवर से आरास्ता करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में नौजवानों की शरह दुनिया के तमाम मुल्कों से सबसे ज़्यादा है, यानी हमारे मुल्क का वर्क फोर्स और वर्क इंजन जो हमारे नौजवान तबका है, वो अगर तालीम से आरास्ता हो तो हमारे मुल्क काफ़ी तरक्की कर सकती है। लेकिन अगर ये नौजवान तबका जहादत के अंधेरे में डूब जाए तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील हो जाएगा। चटर्जी बंगाल के अजीम कलाकार का एक तारुफ। मध्य बंगाल के अजीम नॉवेल निगार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो शरद चंद्र चटर्जी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी विलादत हुई 15 सितंबर 1876 में और उनकी वफात 16 जनवरी 1938 में। 20वीं सदी के अवाइल में बंगाल में नॉवेल निगार जो लोग भी मंजर आम पे आए हैं, उनमें बहुत ही अहम नाम है शरद चंद्र चटर्जी का, जिन्होंने नॉवेल निगारी भी की है और मुख्तसर कहानी भी लिखी है, और इस हवाले से उनका नाम बहुत ही खास अहमियत का हामिल है। उन्होंने अपनी तहरीरों में बंगाली खानदानों और उनके माशरे के हवाले से कलम उठाया है। उनके यहाँ इंसानी हमदर्दी और नफ्सियात का काफ़ी गहरा मुताला मौजूद है। वो सियासी तासुबात और समाजी इंतशार को खत्म करने और हिंदुस्तानियों में खूबसूरत समाज की तश्कील करने में मुनहमिक रहे हैं। बिलाशुबा उनकी काविशें अब तक सबसे ज़्यादा मकबूल दीगर दबारा मुंतकिल होती तकलीफात हैं। शरद चंद्र चटर्जी बुनियादी तौर पर नावल निगार हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं और वो भी अपनी सादा है। उनकी पहली तसनीफ
जो बड़े तबार से रास्ता हुई वो थी मंदिर। उनका पहला नावल बरदीदी शायद हुआ, जो बादशाह सीरियल की सूरत में भी मंजर आम पर आया। उनकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ। उनके मशहूर नावलों में बरदीदी 1913 से 1960 बैरट बो 1914, चंद्रनाथ 1916, परिणीता 1916, बेकंथर वेद 1916, पहली समाज 1916 में, देवदास 1917 में और चरित्रवेद 1917 में, निष्कृति 1917 में, श्रीकांता हिस्सा अव्वल से 4 अंक तक 1917 से 1933 तक, और दत्ता एक नावल है 1918 में, गिरिहार दाहा 1910 में, वगैरह वगैरह। शरद चंद्र चटर्जी ने मज़ामी भी लिखे हैं। नरियर मूलिया 1923 में और स्वदेश व साहित्य 1932 में, श्रीकांता चरित्र रहीम, देवदास, गिरिदाहा, देना पावना और पाथेर दाबी बहुत मकबूल हुई। हमारे दरमियान शायरात की फहरिस्त में आपका नाम अव्वलीन सब में आता है। बहुत ही मुखलिस, हर प्रोग्राम में आप शरीफ बज़्म शरीफ होकर सुल्तान साहिबा को आभार से नवाजें। मैं तमाम सामाईन से गुजारिश करूंगा तालियों से इस्तकबाल करें। जितनी माशाअल्लाह उनसे हम लोगों को रहनुमाई मिल जाती है, कदम ब कदम रहनुमाई में आपका बहुत बड़ा रोल योगदान रहा है। हमारी खुशनसीबी है कि सचिंदर भील साहब जहाँ तशरीफ लाए हैं, रहे हैं मोदी इस्माइल बेटी आवाज से आवाज से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। दाम देने की आवाज उनकी खिदमत में पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम हसन साहब। खास